कल कोर कमांडर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फैसला हुआ कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये भी दहशतगर्द हैं और ये सोशल मीडिया दहशतगर्दी और इसकी इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। और साथ ही अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का जिक्र भी किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में कुछ और भी हो रहा है। ये और क्या है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब ने शिकायत की कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और जब मेरे लोगों से मेरी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी तो मैं इख्तलाफात कैसे ख़त्म करूंगा। बड़ी मासूमियत से उन्होंने ये पूछा है। ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे कि पार्टी के अंदर कैसे टूट फूट की जा रही है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने धमकी दे दी है कि मैं बल्कि हम आएंगे और अगर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो लग समझ आएगी तुम सब लोगों को। अली अमीन गंडापुर साहब क्या करना चाहते हैं और इसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था उसका एनओसी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो आपके सामने हम अनफोल्ड करेंगे। और सऊदी अरब ने भी अब ब्रेन ड्रेन करवाने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने फ़ैसला किया कि दुनिया में किसी जगह पे भी कोई मुस्लिम टैलेंट मौजूद है तो सऊदी अरब उसे शहरियत दे देगा। इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब ने मुहर्रमुल हराम के बाद सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। इतने देर से मियां साहब क्यों फ़ैसला कर रहे हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यही वो सपोर्ट, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती रहती है, लेकिन इस बार की अहमियत यह है कि इसमें ऑपरेशन का डिसीजन होना था, ऑपरेशन के हवाले से डिस्कशन होनी थी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ डिस्कस हो गया जो हम आपको आगे जाके व्लॉग में बताने वाले हैं। ये 265वीं कॉन्फ्रेंस थी जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिसकी सदारत की, और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस जारी रही और कल भी हुई और उससे पिछले दिन भी ये जारी रही। उसके बाद इसका अलामिया जारी किया गया। अलामिया जो है बड़ा मुख्तसर है, लेकिन उसके अंदर जो ज़्यादा फोकस है वो अज़्म इस्तेहकाम पे है और उसके अंदर ये बताया गया कि स्ट्रेटजी है और ये पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर हम मुल्क को बेहतर तरीके से नहीं चला सकेंगे। फ़ौज की तरफ से एक अज़म का इजहार किया गया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम से पीछे नहीं हटेंगे और ये बहरहाल करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अब उसके बाद ज़ाहिर है एक APC भी हो रही है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बहुत कुछ डिस्कस होगा जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तस्लीम कर लिया है। इमरान खान साहब अपना वक्त भेजेंगे जिसके सरबराही उमर अयूब साहब करेंगे, फिर असद कैसर साहब उनके साथ होंगे, फिर गौहर खान साहब होंगे, फिर शिबली फराज साहब उसके अंदर होंगे, कोई एक आध खातून भी उसके अंदर डाली जाएगी। 4-5 लोगों का ये वफ्त होगा जो वहाँ पर जाएगा। अब क्योंकि इसके अंदर इमरान खान साहब शामिल नहीं है तो शायद बिलावल भुट्टो साहब इसके अंदर ना है। बिलावल भुट्टो साहब भी अपना वफ्त भेजना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि आप खुद तशरीफ़ लाएँ ताकि ज़रा इसका वेट बढ़े। क्योंकि अगर बिलावल साहब नहीं आएंगे तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नहीं आएंगे, वो भी अपना वफ्त भेजेंगे और वो वफ्त भेजेंगे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की सरबराही में। तो वो उनकी तरफ से वफ्त आएगा जो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को सूट नहीं करता। गवर्नमेंट को सूट करता है कि सारे सरबराहान इसके अंदर आएँ। तो वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बिलावल भुट्टो साहब एग्री कर जाएं और फिर उसके बाद मौलाना को मनाने की कोशिश करेंगे। और इस साइड से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ही आ सकेंगे, जो बानी चेयरमैन है वो तो जेल के अंदर हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने तस्लीम कर लिया कि जी हम इसमें बैठने के लिए तैयार है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इमरान खान को महसूस ये हो रहा था कि अगर मैं इस पर एग्री नहीं करता तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों के हालात वाकई ख़राब हैं। वहाँ पर जो दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, तालिबानाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और सरहद पार से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ नुकसान हो रहा है। तो लोग ये चाहते हैं कि सारे सिलसिले को रोका जाए और जब इमरान खान साहब की पार्टी उसमें नहीं होगी तो ज़ाहिर इमरान खान साहब को नुकसान होगा। तो इमरान खान साहब ने इसलिए इसे तस्लीम किया। दूसरा, वहाँ पर वो पॉइंट उठाएँगे उनके अपने नुमाइंदे भी और इम्प्रेशन देने की कोशिश करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखें जी, हम तो बड़े फ़ाइट करने वाले लोग हैं, हमने वहाँ पर बड़ा फ़ाइट किया और उसके बाद हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो इन चीज़ों को निकाले। एक तो उनकी जो रिजर्वेशन होगी वो ये होगी कि ऑपरेशन कोई नहीं होगा। राजा गवर्नमेंट इसको तस्लीम कर लेगी कि इसके अंदर जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है उसमें से ऑपरेशन निकाल देगी गवर्नमेंट, इसे अज़्म इस्तेहकाम में पाकिस्तान कर देगी या अज़्म इस्तेहकाम कर देगी और इसको स्ट्रेटजी डिक्लेयर कर देगी और ये कहेगी कि जो नेशनल एक्शन प्लान है ये उसी का हिस्सा है, तो उसके साथ उसको तस्लीम कर लेगी। तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नुक्ता तस्लीम कर लिया जाएगा।
दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करेगी कि अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है तो वो इंटेलिजेंस बेस्ड होना चाहिए और बाकायदा टारगेटेड होना चाहिए। उसके बाकायदा आप टारगेट रख के फिर वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, अन्यवा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट इसको भी तस्लीम कर लेगी क्योंकि गवर्नमेंट पहले से राज़ी है इसके अंदर। फिर वो ये कहेंगे कि आपने सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है, आपने इसकी आड़ में कोई सियासी एक्टिविस्ट जो है ना उनको गिरफ़्तार नहीं करना। तो गवर्नमेंट इसको भी तस्लीम कर लेगी और साथ ये कहेगी कि अगर किसी को गिरफ़्तार किया गया तो बाकायदा पहले पूछ के ये गवर्नमेंट को, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को बता के किया जाएगा। तो उसके बाद इस चीज़ को भी तस्लीम कर लिया जाएगा कि जनाब हमको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है उनको गिरफ़्तार करने से पहले गवर्नमेंट को बताएंगे, और अगर गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आप ले लें तो फिर हम उनको गिरफ़्तार करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि इसके अंदर जो स्मगलिंग है या इस टाइप की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको शामिल ना किया जाए, या अफ़गान ट्राउज़र ट्रेड का जो इशू है उसको इसका हिस्सा ना बनाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ये अपना मुतालबा मनवा लेगी कि जनाब इसको हमने शामिल करना है, इसके बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि इसको माली फ़ायदे भी कहीं ना कहीं से मिलते हैं। तो इस चीज़ का भी इम्कान मौजूद है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को तस्लीम कर ले। बहरहाल ये सारा वफ्त बाहर निकल के कहेगा कि जनाब जी हमने वसी तर कौमी मफाद में इस सारे मामले को तस्लीम किया, लेकिन हमने अपने नकात इसके अंदर अपने मुतालबात मनवाए हैं, गवर्नमेंट को मजबूर किया है कि वो ये इस तरह न करें। लेकिन हमें इनके ऊपर एतबार नहीं है कि ये को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म कर सकेंगे। फार्म 47 की पैदावार है, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इनके मुतालबा मान रहे हैं कि चलो करके दिखाओ, लेकिन हमें यकीन है कि इनके अंदर अहलियत नहीं है, मुकम्मल तौर पे ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं कर सकेंगे वगैरह वगैरह। ये गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जो इलामिया है उसको तस्लीम कर लेंगे और उसके बाद फिर ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन नहीं बल्कि अज़्म इस्तेहकाम शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी आड़ में होगा बहुत कुछ। मसलन एक तो ये हो सकता है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मेरा ख्याल है इस बार इस ऑपरेशन के अंदर वो भी घेरे में आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोगों तक ये ऑपरेशन ना जाए, लेकिन गवर्नमेंट मेरा ख्याल है इसके अंदर वो डालेगी और फिर बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया दहशतगर्दी के जुर्म में गिरफ़्तार भी किया जाएगा। और उसके बाद ठीक ठाक आप समझिए चित्रोल ठीक ठाक हो गए, ठीक है, लग पता जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो गलत किस्म की इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को घरों से निकाल के, होटल के कमरों से निकाल के जब उनको जलाया जाता है, कत्ल किया जाता है, तो ये भी तो एक दहशतगर्दी है। तो ये दहशतगर्दी जो है ना इसके अंदर आएगी अब। तो अब फ़ौज की तरफ से क्लियर हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हो गया, इमरान खान साहब की तरफ से क्लियर हो गया, लेकिन ये सोशल मीडिया दहशतगर्दी जो इसके अंदर डाली जा रही है वो भी क्लियर होगी। ठीक है, ये डिजिटल दहशतगर्दी जिसका आपने नाम लिया है, इसका नुकसान किस सियासी पार्टी को ज़्यादा होगा? देखिए, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, एक। दूसरा, लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक जो एक तंजीम है ना, और उसको भी होगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि उनके क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होते बल्कि व्हाट्सएप के ऊपर भी होते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि व्हाट्सएप को भी शामिल किया जाएगा इसके अंदर। जो जहाँ से ये मैसेज इनिशिएट किया जाएगा ना उस बंदे को पकड़ा जाएगा, वो भी हैं। फिर मजहबी मुनाफरत के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, कोई शिया मसलक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, कोई सुन्नी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पेजेस से या उनके नामों से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जिससे ये जो अमन व अमान है पाकिस्तान के अंदर वो ख़राब होता है, एक रिलीजियस हारमनी वो डिस्टर्ब होती है। मेरा ख्याल ये है कि उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन टोटलिटी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और कुछ दूसरे जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी इसका नुकसान होगा। ठीक है, ये PTI DTI बनती जा रही है, धमकी तहरीक इंसाफ के नाम से कुछ लग रहा है। अब तो ऐसे खान साहब ने धमकी दे दी कि मैं बुगड़ताल कर दूंगा, उधर से गंडापुर साहब की स्टोरी हमने आगे डिस्कस करनी है, उन्होंने तो तांता बांध दिया धमकियों का। अब खान साहब के हवाले से एक बात मैं करना चाहता हूँ, खान साहब बहुत परेशान हैं अपनी पार्टी के हवाले से कि उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है। कोई बाहर से इनकी पार्टी तोड़ रहा है, और जब ये सुलह करवाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया जाता। ये बात दुरुस्त नहीं, इमरान खान साहब का ख्याल है ये कि बाहर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि शानदाना गुलजार हैं या शहरयार अफरीदी हैं, क्या ये बाहर के लोग हैं? ये तो पार्टी के अपने लोग हैं ना जी। या शिबली फराज है या रऊफ़ हसन है या असद कैसर है, क्या ये बाहर के लोग हैं? ये तो पार्टी के अपने लोग हैं। और उसके साथ साथ उमर अयूब है, फिर उमर अयूब से इस्तीफ़ा मांगने वाले लोग कौन हैं, फिर शेर अफजल मरवत साहब कौन हैं, तो क्या ये सब लोग बाहर के लोग हैं? तो अगर तो ये बाहर के लोग हैं तो फिर तो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है कि बाहर से लोग आ रहे हैं पार्टी के अंदर और आके पार्टी के अंदर दरारें डाल रहे हैं और वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सब लोग इनके अपने हैं तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि जी मेरी पार्टी को बाहर से कोशिश की जा रही है तोड़ने की? भाई आप शेर अफजल मरवत साहब को रोकें, वो क्यों इस किस्म के बयान दे रहे हैं? अभी देखें फवाद चौधरी साहब का मसला तो अभी शुरू हुआ है ना, ये कोई ज़्यादा पुराना तो है नहीं, एक हफ़्ता पुराना है
लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने कब से स्टार्ट किया हुआ है? उन्होंने 6 महीने से स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने शुएब शाहीन साहब के ऊपर एतराज़ किया और ठीक ठाक किस्म का एतराज़ किया और अच्छा भला वहाँ पे टाइम पटास हुई। फिर गौहर खान साहब के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, फिर उमर अयूब साहब के ऊपर उन्होंने लगाया, फिर शिबली फराज साहब के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो आप इल्ज़ामात देख लें, और वो पिछले 6 महीने से लगा रहे हैं। और उसके बाद वो इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकातें भी होती, तो ठीक ठाक करीबी मुलाकातें होती थी। और इमरान खान साहब कई मरतबा उनके कान में फूंक मार देते, तो इतनी बड़ी फूंक मारते थे कि वो बाहर निकल के सऊदी अरब के ख़िलाफ़ भी बयान दे देते थे, बल्कि जो वली हैं सऊदी अरब के, उनके खिलाफ भी बयान जड़ देते थे। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सुलेमान के। तो अब वो इतना ज़्यादा वो इमरान खान साहब के करीब थे और इमरान खान साहब के कहने पे वो इस लेवल तक चले जाते थे। तो ये बाहर से तो नहीं लोग आए हुए। अब फवाद चौधरी जो हैं वो तो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि मैं पार्टी के अंदर हूँ, लेकिन पार्टी उन्हें तस्लीम नहीं करती। फवाद चौधरी साहब बाहर रह के कैसे फसाद डाल सकते हैं पार्टी के अंदर? और अगर वो पार्टी के अंदर फसाद डाल सकते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पार्टी का ढांचा बड़ा कमज़ोर है। वो किसी तरफ से भी एक तीली लगने से या फूंक मारने से या वहाँ पे हाँ करने से वो सारे का सारा जो खेल है वो बिगड़ जाता है। तो फिर तो सोचना चाहिए इमरान खान साहब को कि इतनी कमज़ोर पार्टी है कि जो एक आध बयान से ही हिलना शुरू हो जाती। तो इमरान खान साहब को फिर उसके बाद सोच के मेरा ख्याल है कोई ऐसा सीमेंट ईजाद करना चाहिए जिससे उनकी पार्टी मजबूत रहे। तो पार्टी के अंदर तो 3 ग्रुप हैं, बल्कि 3 नहीं 4 ग्रुप हैं, और ये पार्टी के अपने लोगों ने तस्लीम किया कि जी हमारे तो 3 ग्रुप हैं, और तीनों ग्रुप जो हैं एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे की जान के दुश्मन है वो सब लोग। तो इमरान खान साहब फिर ये भी क्लेम करते हैं कि जी जब मुझे मेरे लोगों से मिलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे ख़त्म हो सकेंगे? भाई वो आपके दुश्मन है। गवर्नमेंट को तो रोज़ आप गालियाँ देते हैं और साथ साथ अदालत को भी देते हैं आप। तो वो अदालत जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं, या वो चीफ जस्टिस जिसको आप कहते हैं कि जी इनके होते हुए मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता, आपको वो क्यों इंसाफ देंगे? आपकी क्यों फेवर करेंगे? और गवर्नमेंट जिसको दिन रात आप इतना ज़्यादा आप उसकी मजम्मत करते हैं, मरम्मत करते हैं, और आप ये कहते हैं कि मैं इस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ही नहीं मानता और इन लोगों से तो मुज़ाकरात भी करना मैं इनको इस काबिल नहीं समझता, तो फिर आप उनसे क्यों ये समझते तोक़ो करते हैं कि वो आपको रिलीफ देंगे, वो आपको इतनी सहूलत दे देंगे कि आपके लोग, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो आपके सामने बैठें और आप इन सब के साथ सुलह करवा के कहो चलो उठो जी गले लगो, तो वो तो नहीं गवर्नमेंट कर सकेगी। तो इमरान खान साहब अजीबोगरीब से तदादात का शिकार हैं। कभी भी कहते हैं पार्टी बड़ी तगड़ी है, फिर वो ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर दरारें डालने की कोशिश की जा रही है, फिर वो ये कहते हैं जी इख्तलाफात को तो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट मुझे मौका नहीं दे रही। तो अजीबोगरीब से बयानात है जिसको अंडरस्टैंड करना इतना आसान काम नहीं है। एक सवाल इसमें आपसे और करना चाहता हूँ, क्या पीटीआई में कोई बाहर का जासूस वाकई मौजूद है? हर पार्टी के अंदर होता है जी। पीटीआई कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर नहीं है? इनके अंदर भी है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली ऐसे हैं जासूस, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि इंटरेस्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा है। हर आदमी अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखता है। वो जो बुशरा बीबी की बहन ने कहा था मरियम भुट्टो ने कि ये जितने लोग पार्टी के अंदर हैं सब ने अपने अपने ओहदे सीधे कर लिए और वो याशी कर रहे हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी अंदर हैं, वो बात दुरुस्त है। देख लें कितने MNAs हैं, कितने सेनेटर्स हैं और कितने अहदेदार हैं जो मुकम्मल फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरी गवर्नमेंट बनी है उनके, और उनमें अली अमीन गंडापुर से लेके बैरिस्टर सैफ तक और नीचे तक कौन कौन लोग हैं जो उस इक़्तिदार को एंजॉय नहीं कर रहे। और इमरान खान साहब जेल के अंदर है गर्मी के अंदर, बुशरा बीबी जेल के अंदर है गर्मी के अंदर। सिर्फ जब इमरान खान साहब दबाव डाल देते हैं तो बाहर निकल के वो एक धांसू किस्म का बयान ताक देते हैं और उसके बाद फिर खामोश हो जाते हैं। तो बात तो ठीक है वैसे। चलें अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। गंडापुर साहब ने धमकी पे धमकी देनी शुरू कर दी और धमकियां वो इस बार मल्टीपल उन्होंने दी हैं। वफाक को एक धमकी अलग दी है, फिर उन्होंने परवेज़ खटक साहब को एक धमकी दे दी है। ये क्या क्या धमकियाँ हैं और किस शिद्दत की तरफ वो जा रहे हैं, डिटेल्स जानते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो गंडासा वाले चीफ मिनिस्टर हैं और गंडासा निकाल लेते हैं। कल वो इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने उनके कान में फूंक मारी कि आपको बाहर से प्रेशर डालना पड़ेगा, आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में बात करनी पड़ेगी और वफाक को ज़रा धमका के रखें, ज़रा दबा के रखें। उन्होंने जाके फिर जलसे के साथ खिताब कर दिया। खिताब में उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी कह दिया कि हमारा लीडर आपको मानता नहीं है और आप ख़बरदार जो आपने आइंदा कोई ऐसा केस लिया जो हमारे रिलेटेड और उसके अंदर आप बैठे तो आप उस बेंच में ना बैठें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने किल्लताड़ दिया। फिर उन्होंने गवर्नमेंट को धमकी दी कि जनाब हम आ रहे हैं और ख़बरदार जो किसी ने हमारा रास्ता रोका, और सब लोगों से कहा कि जैसा भी मौसम हो, जिस किस्म के भी हालात हो, आपने खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुँचना है। मैंने कल भी आपको कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले आने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, और गंडापुर साहब ये कर भी सकते हैं। गंडापुर साहब के अंदर ये एबिलिटी है कि वो लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं।
क्योंकि गवर्नमेंट है ना जी, जी। तो वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे वो। लेकिन इस धमकी की थोड़ी देर बाद जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है, उन्होंने जो जलसा है उसका NOC कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी खबरदार जो इधर जलसा हुआ। तो अब मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे लोग, ठीक है, और आके जहाँ तक पुलिस उनको रोकेगी वहाँ रुक के वो एक ज़बरदस्त किस्म का जलसा करके वहाँ तकरीरें करके वापस चले जाएंगे, उससे आगे नहीं आएंगे। तो मामला लड़ाई तक नहीं जाएगा। मामला लड़ाई तक नहीं जाएगा। बस ये उन्होंने तकरीर करनी थी, वो कर देंगे, कहेंगे देखें जी हमने शो ऑफ पावर कर दिया। लेकिन वो शो ऑफ पावर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से होगा, इस तरफ से कोई नहीं होगा। ना पंजाब से कोई आएगा, ना बलोचिस्तान से कोई आएगा, ना सिंध से कोई आएगा। तो वो सिर्फ शो ऑफ पावर उस साइड से ही और होगा। खान साहब को एक ज़बरदस्त रिपोर्ट पहुंच जाएगी, एक ज़बरदस्त रिपोर्ट हो, और तकरीर बड़ी ज़बरदस्त करेंगे गंडापुर साहब, और कहेंगे भाई देख लो आने वाले हैं, ठीक। और अगली बार जब आएंगे ना लग समझ आएगी तुम्हें। तो वो गंडापुर साहब ही, वैसे उन्होंने परवेज़ खटक साहब को एक धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर आपने वादा माफ़ गवाह बनने की कोशिश की या गवाही दी इमरान खान के ख़िलाफ़ तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रह सकेंगे। भाई वो पहले ही नहीं रह रहे, वो यहाँ इस्लामाबाद रह रहे हैं, तो इस्लामाबाद ही रह लेंगे, नहीं जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन गवाही तो देंगे वो गवाही तो देंगे, गवाही उनकी अनकरीब है और है खौफनाक बिल्कुल। जब वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे, ओपनली जाएंगे अदालत में, फेस करेंगे और खान साहब के सामने खड़े होंगे, लग पता जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जी पूरे मुल्क में अपनी जो पार्टी है उसे रीऑर्गेनाइज करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला कुछ वजूहात की वजह से किया गया। वो किसी वजह से बहुत परेशान थे और उन्हें बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की रिपोर्ट्स दी जा रही थी अंदर से। अब वो मजबूर हो गए हैं ये करने पे। वो वजूहात क्या हैं जानते हैं। अब पार्टी को रीऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं वो, लेकिन लेट बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा ख्याल है फ़ायदा कोई नहीं है। और अगर पार्टी के अंदर कोई रीऑर्गेनाइजेशन होनी भी थी तो इस बजट के बाद तो मुमकिन नहीं है। अब अगस्त के महीने में जब बिल आएंगे ना तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को भी लग पता जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो हैं वो स्पेयर करेंगे मियां साहब को, बल्कि वो MNA और MPs जो बार बार ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट वापस ना लें, और वो सब जब मियां साहब से सामने बैठ के बात करेंगे तो मियां साहब के पास कोई जवाब कोई नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में मियां साहब के लिए हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और पार्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हुई है। अब इस पार्टी को कायम रखना, बचाना इतना आसान काम नहीं। एक ही तरीका है कि आप इक़्तिदार को लात मारें और बाहर निकलें और एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लें। लेकिन वो इमरान खान साहब पहले ही ये स्पेस फिल कर चुके हैं। आप ये मुकाबला नहीं कर सकते कि बाहर निकल के आप एक बार फिर कहें कि वोट को इज़्ज़त दो और फिर आपसे कहें कि जी आप जवाब दें कि 1971 का वाक़या क्यों हुआ था, जवाब दें कि मुझे 3 बार क्यों निकाला गया था, और जो प्राइम मिनिस्टर है उसको फांसी क्यों चढ़ा दिया जाता है। अब वो वक्त नहीं रहा। दूसरा, आवाम जो है वो बड़े समझदार हो गए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि 16 महीनों में इन्होंने क्या किया था और अब इस गवर्नमेंट के अंदर क्या किया। पूरी आवाम को पता है कि ये जो लोग हैं ये वाकई फॉर्म 47 के हैं। इन्होंने जनरली इलेक्शन नहीं जीता, इनके पास वोट्स नहीं थे, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो जब लोग इस चीज़ को मान रहे हैं, मियां साहब खुद भी मान रहे हैं, तो कैसे रीऑर्गेनाइज़ करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद स्लिप होते शुरू हो जाएंगे। ये ढलवान से नीचे सिरकते जाएंगे। इतना आसान काम नहीं है कि मियां साहब अब दोबारा ऊपर आ सकें। बहुत ही अब मुकद्दर ही है, और मुकद्दर जो होता है ना वो ज़ाहिर है उसका कोई जवाब ही नहीं होता। अगर अल्लाह ताला चाहे तो हो सकता है, वैसे जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ है। अब आखिरी सऊदी अरब की मेरा स्टोरी है, उसकी तरफ जी बिल्कुल लास्ट हमारी स्टोरी जी। सऊदी अरब ने पहली दफ़ा एक अपना बहुत बड़ा प्लान चेंज किया। इससे पहले वो कभी किसी को शहरियत नहीं देते थे। अब उन्होंने शहरियत देने का फैसला किया, लेकिन शहरियत सबको नहीं मिल रही है। किन खास लोगों को मिल रही है ये डिटेल। अब देखिए वो सऊदी अरब जो है ज़ाहिर शहनशाहियत है, वहाँ पे इम्कान ही नहीं था कि किसी को शहरियत दी जाएगी। वहाँ अगर आप पूरी ज़िंदगी भी काम करते रहें तो आप खारजी समझे जाते हैं, आप लोकल नहीं समझे जाते। लेकिन इस मरतबा उन्हें ये महसूस हुआ कि हमें लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब लोगों को शहरियत नहीं मिलती थी तो वहाँ से इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, ये सारे के सारे यूरोप चले जाते थे, क्योंकि यूरोप के अंदर उन्होंने हर दरवाज़ा खोल दिया हुआ है। उन्होंने कहा जी आपके पास अगर कोई फ़न है, आप अगर सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग जानते हैं, या आपको मार्केटिंग आती है, या फिर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप फौरी तौर पे यहाँ आ जाएं। तो सऊदी अरब से, यूएई से हर साल लाखों की तादाद में लोग जाते हैं यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, और उसके साथ साथ कनाडा के अंदर वो सेटल होते हैं। आप देख लें, आप कभी जाएँ ना कनाडा और वहाँ पे अमेरिका, लोगों से पूछें कि आप कब आए, कहेंगे जी 5 साल पहले आए, कहेंगे जी उससे पहले कहाँ थे, वो कहेंगे सऊदी अरब थे।
उसकी वजह ये है कि वहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक ख़ास हद के बाद जो आपके बच्चे हैं वो लोकल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ सकते, FA के बाद उन्हें वापस आना पड़ता है पाकिस्तान। ठीक। फिर वहाँ पे बिज़नेस नहीं कर सकते अपना, फिर वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर शहरियत आपको नहीं मिलती। तो लोग फिर एक ख़ास हद के बाद जब उनके पास पैसा वगैरह आ जाता है, मामला को सेटल हो जाते हैं, तो वो दौड़ के यूरोप पहुँच जाते हैं या अमेरिका पहुँच जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, न्यूजीलैंड चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं। वहाँ से उसको रोकने के लिए ना, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना उससे, पहले ही वहाँ पे सऊदी अरेबिया में लोकल तो पढ़ते नहीं है, ना ही वो काम करते हैं, तो बाहर से जो ब्रेन है वो मंगवाया जाता है वहाँ पे, लेकिन वो शहरियत ना मिलने की वजह से वो भी वहाँ से निकल जाता है। तो अब उन्होंने उसको होल्ड करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। और साथ जो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानियों की बड़ी दिलचस्पी है ना सऊदी अरेबिया के साथ, करीब भी है और इस्लामी मुल्क भी है, फिर हमारी अकीदत का भी एक रिश्ता वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ यहाँ जो रहस है कि थोड़े से डॉक्टर बचे हैं ना, जो यहाँ पे इंजीनियर बचे हैं, उनको भी अब सऊदी अरब ले जाएगा। तो ये है, बांग्लादेश से जाएंगे, श्रीलंका से जाएंगे, इंडिया से मुसलमान जाएंगे, सेंट्रल एशिया से मुसलमान जाएंगे, पाकिस्तान से जाएंगे। तो यहाँ पहले ही ब्रेन थोड़ा है और उसके बाद ये भी ट्रेन हो जाएगा, तो फिर आप और मेरे जैसे लोग ही रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान को भी कोई ना कोई ख्याल रखना चाहिए कि अगर इन्होंने अपना ब्रेन बचाना है, ड्रेन होने से बचाना है, तो फिर इन्हें यहाँ पे भी लोगों को फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, यहाँ पे भी लोगों को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, यहाँ पे भी लोगों को तनख्वाह देना पड़ेंगी कि लोग बजाय इसके यहाँ से सऊदी अरब निकल जाए, वहाँ से यूरोप चले जाए। तो इस सिलसिले को अब रोकना पड़ेगा। ठीक। नाजरीन, आपने आज का व्लॉग सुना, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना और टल्ली का बटन खड़काना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।